चाइना आज दुनिया के पावरफुल देशों में से एक है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आज के 40 साल पहले चाइना की पॉवर्टी रेट 90% से भी ज़्यादा थी। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ के ज़्यादातर लोग भूख से मर रहे थे। लेकिन अगले 30 सालों में ऐसा क्या हुआ कि चाइना ज़मीन के लेवल से उठकर आसमान के लेवल में चला गया। सन 1978 में ग्लोबल जीडीपी में चाइना की कॉन्ट्रीब्यूशन 18% थी। एक ऐसा समय था जहाँ पर चाइना की पॉवर्टी रेट 90% से भी ज़्यादा थी, और आज का समय ऐसा है कि चाइना के पॉवर्टी रेट 1% से भी कम है। कई मानों में इसे एक सुपर पावर देश भी माना जाता है कि हाई टेक्नोलॉजी से लेकर हर इंडियन के घर में बर्तन तक चाइनीज़ का उपयोग किया जाता है। आखिरकार इसके पीछे का क्या राज है, क्या जादू है कि चाइना इतना डेवलप कर गया। वैसे जादू टोना का देश इंडिया को ही माना जाता है, बट चाइना ने ऐसा क्या जादू का उपयोग किया कि चाइना आज इतना डेवलप के रास्ते पे है। तो आज इसके पीछे की सारी सच्चाई को समझते हैं इस छोटी सी वीडियो में। चाइना शब्द आता है एक चाइनीज शब्द जिन से, इसे लिखा तो QIN जाता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जिन ही होता है। जिन उस व्यक्ति का नाम है जो आज के लगभग 2000 साल पहले चाइना के ऊपर राज करता था और चाइना को संगठित किया। यही कारण है कि हम लोग चाइना के लोगों को चीनी कहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है, हर घर में आज के दिनों में चीनी का उपयोग होता है। पर आपको क्या पता है कि चीनी कहाँ से आई और ये चीनी नाम किसने दिया? पहली बार इंडिया में अगर चीनी कहीं से भी आई थी तो वो चीन से आई थी, और यह चीनी व्यक्ति के द्वारा लाई गई थी। इसके कारण इस पदार्थ का चीनी नाम रखा गया। वैसे तो इंडिया में पहले शुगर और गुड़ का प्रयोग होता था। जब से चाइनीज चीनी लेके आया इंडिया में, तब से इस चीनी का उपयोग होने लगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है, जिसे हम चाइना के नाम से आज बुलाते हैं, उसे खुद चाइना के लोग चाइना अर्थात चीन के नाम से नहीं बुलाते, बल्कि जोंगू नाम से बुलाते हैं। इसका मतलब होता है मिडल किंगडम। हालांकि अगर चाइना को विश्व के नक्शे में देखा जाए तो चाइना विश्व के नक्शे में मिडल में आता है। ब्रिटिश राज्य ने चाइना के ऊपर पूरा कब्जा नहीं जमाया, जिस प्रकार इंडिया के ऊपर हर एक तरफ से कब्जा जमाया था। फिर भी चाइना को अलग अलग तरीकों से लूटा गया। शुरुआत होती है सन 1839 में, जब चाइना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्रग्स का बौछार करती है, जिसका सेवन करके पूरे चाइना के लोग और पूरा चाइना कंट्री तबाह हो जाती है। इस नशे में लुप्त पूरे चाइनीजों से साइन करवाई जाती है कि पूरी चाइनीज जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में रहेगी। फिर 1850 में भयंकर सिविल वार होती है, जिसमें लाखों चाइनीज मारे जाते हैं। इसी कहानी को 40 साल आगे भगाया जाए तो हमें देखने को 1894 में सीनो चाइनीज वार मिलती है, जिसमें चाइना और जापान एक दूसरे के विरुद्ध में चले जाते हैं। 1 अक्टूबर सन 1949 यही वह समय है जब चाइना का रियल जन्म शुरू होता है। 1958 में माओ के द्वारा लॉन्च की जाती है ग्रेट लीड फॉरवर्ड कैंपेन। इसका मतलब देश में इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाना। इन दो पॉलिसी में पहली पॉलिसी थी कि जमींदारों से ज़मीन को छोड़ करके किसानों के बीच में लाना था, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, जिससे देश का विकास हो सके। ये था दिमाग माओ का। माओ ने वैसे अच्छा दिमाग लगाया था, और उसकी दूसरी पॉलिसी थी बड़े बड़े कारखानों को बढ़ावा देना और छोटे छोटे घरों में स्टील मेकिंग के काम को शुरू करना। माओ ने दिमाग तो काफ़ी अच्छा लगा है, बट ये माओ का दिमाग काफ़ी दिनों तक सक्सेस नहीं रहा। जो स्टील मेकिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी की थी, जिसके कारण शेयरिंग बहुत कम हुई। दिनों पे दिन ये शेयरिंग घटती चली गई, तथा फार्मिंग के क्षेत्र में इस उगाए गए क्रॉप को शेयर करने के लिए कोई या सेल करने के लिए कोई प्राइवेट सिस्टम नहीं था, जिसके कारण उगाई गई फसलें सेल नहीं हो पाती। परंतु मौसम खराब होने के कारण कुछ सालों में चाइना में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई, जिसके कारण सारी उगाई गई फसल और जो फसल खेत में उग रही थी वो सारी फसलें नष्ट हो गई, जिसके कारण चाइना में काफ़ी तेज़ी से भूखमरी बढ़ने लगी। इसमें माओ का दिमाग खराब हो जाता है। माओ के समझ में नहीं आता कि माओ अब क्या करे। अगर सीधी सीधी बातों में कहा जाए तो माओ एक डिक्टेटर था। डिक्टेटर का काम होता है बिना सोचे समझे, बिना टेस्टिंग के किसी भी नियम को लागू कर देना, जिसका नतीजा ये होता है कि पूरी चाइना की जनता उसे भुगतान करती है। बाद पक्षियों का प्रकोप इतना बढ़ जाता है कि वे उगाई गई फसलों को नष्ट कर देते हैं। फिर माओ के दिमाग में एक सवाल उठता है, या फिर उसने एक नियम पारित किया, इन पक्षियों को खत्म किया जाए। तभी से चाइना के लोग इन पक्षियों को अपना शिकार बनाने लगे, जिससे वे उनका फसल ना नुकसान करें और वे उसमें अपना भोजन बनाने लगे। परेशानियां पे परेशानियां आती रही।
एक चिड़िया खत्म करने के बाद ये कीड़े मकोड़े सांप भी फसल को नुकसान पहुंचाने लगे। फिर माओ ने एक नियम बनाया कि इन कीड़े मकोड़ों को साफ किया जाए। तभी से चाइना के लोगों ने इन कीड़े मकोड़े सांप और मेंढकों को खाना शुरू कर दिया, जिससे उनका नुकसान ना हो और उनकी फसलें अच्छी से उग जाएं। इसी कहानी को 40 साल आगे बढ़ाएं तो जिस प्रकार इंडिया में किसानी को फार्मिंग को प्राथमिकता दी गई, उसी प्रकार सेम चाइना में किसानी को प्राथमिकता दी गई थी। और एक इंटरेस्टिंग बात है, जिस प्रकार हमारे देश में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, बल्कि ऐसा चाइना में कुछ भी नहीं है। चाइना में ड्रैगन की पूजा की जाती है, जो एक सांप की प्रजाति के आकार का होता है। आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि वहाँ पे ड्रैगन की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि ड्रैगन एक सांप है। सांप को चाइना के लोग खा जाते हैं, फिर भी वे ड्रैगन का पूजा क्यों करते हैं? बल्कि वहाँ के राजा महाराजाओं का मानना था कि अगर ड्रैगन की वे पूजा करते हैं, जैसे बाढ़ या फिर सूखा जैसी परिस्थितियों को झेलना नहीं पड़ेगा। इसी कारण वहाँ के लोग ड्रैगन को आज भी पूजते हैं। पहले भी ड्रैगन को काफ़ी बड़े धर्म के रूप में पूजा गया है। आज भी चाइना के लोग ड्रैगन को पूजते हैं। अगर इसी कहानी को और आगे ले जाऊँ तो आता है सन 1985, जब चाइना की शुरू होती है मेन डेवलप स्टोरी। और इस देश का डेवलप होने का मुख्य वजह वहाँ की पब्लिक थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी भी देश को आगे डेवलप करने में उस देश की पब्लिक का क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि किसी भी देश को उसे डेवलप करने के लिए वहाँ की सरकार का योगदान होता है। जबकि ऐसा चाइना में कुछ भी नहीं था, बल्कि चाइना की पब्लिक ही वहाँ के डेवलप में ज़्यादा सहयोग की सरकार से की जाता है। आज के दिनों में हमारा देश सस्ती चीज़ों की ओर झुका है, जिसका ज़्यादातर प्रॉफिट चाइना उठा रहा है। मामूली सी बात, अगर हम किसी भी चीज़ को 1 से 2 रुपए की लागत में बनाते हैं और उसे 10% के या फिर 10 रुपए के लाभ में बेच देते हैं, तो 8 से 9 रुपए की बचत होगी। और ऐसा काम चाइना करती है। इसलिए चाइना आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक है और चाइना डेवलप के रास्ते पे है। आई होप कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन फुल एंड हिस्टोरिकल पॉलिटिकल वीडियो आप तक पहुँच सके, जिससे आप कुछ नॉलेज छोटी सी क्लिप में पा सकें।